3 मार्च 1707 दक्कन के अहमदनगर के पास एक बूढ़ा बादशाह अपनी अंतिम सांस ले रहा था। लगभग 49 वर्ष तक हिंदुस्तान के सबसे विशाल साम्राज्य पर शासन करने वाला यह शासक अब एक साधारण बिस्तर पर था, जिसने कभी लाखों सैनिकों को आदेश दिए। उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसे बिना शाही तामझाम के दफनाया जाए। आखिर कौन था यह बादशाह, जिसके बारे में आज भी इतिहासकार एकमत नहीं है? उसका पूरा नाम था अब्दुल मुज़फ़्फ़र मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब बहादुर आलमगीर। कुछ लोग उसे एक अनुशासित और परिश्रमी शासक मानते हैं, तो कुछ उसकी नई नीतियों की कठोर आलोचना करते हैं। लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उसकी पूरी कहानी जानना जरूरी है। 4 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में उसका जन्म हुआ। उसके पिता शहजाद खुर्रम थे, जो आगे चलकर शाहजहां बने, और उसकी माता थी मुमताज़ महल। शाही परिवार में जन्म लेने के बावजूद औरंगज़ेब का स्वभाव अपने भाइयों से अलग था। जहां दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श दरबारी जीवन की भव्यता में अधिक रुचि रखते थे, वहीं औरंगज़ेब का झुकाव अध्ययन, अनुशासन और सैन्य प्रशिक्षण की ओर था। उसने अरबी, फारसी, इस्लामी विधि, प्रशासन, घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी का गंभीर अभ्यास किया। कम उम्र में ही उसकी छवि एक सख्त और आत्मानुशासित राजकुमार की बन चुकी थी। 28 मई 1633 को आगरा में एक घटना ने पूरे मुगल दरबार का ध्यान उसकी ओर खींच लिया। एक उग्र हाथी अचानक बेकाबू होकर उसकी ओर दौड़ा, लेकिन केवल 14 वर्ष की आयु में भी औरंगज़ेब ने घबराने के बजाय साहस का परिचय दिया। उसकी इस बहादुरी की चर्चा पूरे साम्राज्य में हुई। 1636 में उसे दक्कन का सूबेदार बनाया गया। यह मुगल साम्राज्य का सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र था, जहां विद्रोह, राजनीतिक संघर्ष और सैन्य अभियान लगातार चलते रहते थे। यहीं से उसके प्रशासनिक और सैन्य जीवन की वास्तविक परीक्षा शुरू हुई। दक्कन में उसने शासन व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की और एक कठोर लेकिन सक्रिय प्रशासक के रूप में पहचान बनाई। 1647 के बल्ख अभियान ने उसे कठिन युद्ध परिस्थितियों का अनुभव दिया। बर्फीले पहाड़, लंबी रसद व्यवस्था और कठिन मौसम ने मुगल सेना की सीमाएं दिखा दी। हालांकि अभियान सफल नहीं रहा, लेकिन औरंगज़ेब के अनुभव में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 1653 में उसे फिर से दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया। अब वह पहले से अधिक अनुभवी था और आने वाले वर्षों में यही अनुभव उसके लिए निर्णायक साबित होने वाला था। सितंबर 1657 में सम्राट शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। पूरे साम्राज्य में उत्तराधिकारी का संकट खड़ा हो गया। दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगज़ेब चारों शहजादे सत्ता के दावेदार बन चुके थे। कोई समझौता संभव नहीं था। 15 अप्रैल 1658 को उज्जैन के निकट धर्मत के मैदान में पहला निर्णायक युद्ध हुआ। औरंगज़ेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना का सामना महाराजा जसवंत सिंह के नेतृत्व वाली सेना से हुआ। कई घंटों तक चले भीषण संघर्ष के बाद औरंगज़ेब विजय रहा। यह केवल युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि दिल्ली और आगरा की ओर बढ़ने का रास्ता भी थी। इसके बाद उसकी सेना तेजी से आगरा की ओर बढ़ी, जहां उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, उसका अपना बड़ा भाई दारा शिकोह, उसका इंतजार कर रहा था। 29 मई 1658 को आगरा के निकट समूगढ़ के मैदान में मुगल इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध लड़ा गया। एक ओर दारा शिकोह की विशाल सेना थी और दूसरी ओर औरंगज़ेब की अनुशासित तथा युद्ध अनुभवी सेना। कई घंटों तक चले इस भीषण संघर्ष में अंततः औरंगज़ेब विजय हुआ। दारा शिकोह युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकला और इसी जीत के साथ औरंगज़ेब मुगल सिंहासन का सबसे शक्तिशाली दावेदार बन गया। कुछ ही दिनों बाद उसने आगरा पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसके पिता शाहजहां को आगरा किले के मुसम्मन बुर्ज में नजरबंद कर दिया गया, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए। 31 जुलाई 1658 को औरंगज़ेब ने पहली बार मुगल सम्राट के रूप में राज्याभिषेक कराया और आलमगीर की उपाधि धारण की। लेकिन उत्तराधिकारी का संघर्ष अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। सत्ता को सुरक्षित करने के लिए उसने अपने भाई मुराद बख्श को गिरफ्तार कराया। बाद में उस पर मुकदमा चला और 1661 में उसे मृत्यु दंड दिया गया। कई महीनों तक फरार रहने के बाद दारा शिकोह भी पकड़ लिया गया। 30 अगस्त 1659 को उसकी हत्या कर दी गई और इसी के साथ उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया।
5 जून 1659 को औरंगजेब का दूसरा और अधिक भव्य राज्याभिषेक हुआ। अब वह पूरे मुगल साम्राज्य का निर्विवाद सम्राट था। शासन संभालने के बाद उसने प्रशासनिक अनुशासन, वित्तीय नियंत्रण और दरबारी सादगी पर विशेष ध्यान दिया। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। दक्कन में मराठा शक्ति तेजी से उभर रही थी, जिसके नेता थे शिवाजी महाराज। उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति ने मुगल सेना के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी। लगातार संघर्ष के बाद 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई, जिसमें मुगल सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संधि के अनुसार शिवाजी ने कई किले मुगलों को सौंपे और आगरा दरबार जाने पर सहमति दी। 12 मई 1666 को शिवाजी आगरा पहुंचे, लेकिन दरबार में उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं मिला। उन्होंने विरोध जताया और बाद में उन्हें नजरबंद कर दिया गया। कुछ समय बाद शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी नजरबंदी से निकल भागे। उनके पलायन की घटना ने मुगल प्रशासन को गहरा झटका दिया और मराठा शक्ति को नया उत्साह मिला। 2 अप्रैल 1679 को औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया, जिसे पहले अकबर ने समाप्त कर दिया था। इतिहासकार इस निर्णय के कारणों और प्रभावों को लेकर अलग अलग मत रखते हैं। इसके बाद औरंगजेब ने अपना पूरा ध्यान दक्कन की ओर केंद्रित कर दिया। 1681 से वह खुद दक्षिण में रहने लगा और मराठों के विरुद्ध लंबे सैन्य अभियान का नेतृत्व करने लगा। यह अभियान उसके जीवन के अंतिम वर्षों तक चलता रहा और मुगल साम्राज्य के इतिहास का सबसे लंबा तथा सबसे महंगा सैन्य अभियान बन गया। 1686 में लंबे घेराव के बाद बीजापुर मुगल साम्राज्य के अधीन आ गया। अगले ही वर्ष 1687 में गोलकुंडा भी औरंगजेब की सेना ने जीत लिया। इन विजयों के साथ मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार तक पहुंच गया। लेकिन यह सफलता जितनी बड़ी दिखाई देती थी, उसकी कीमत भी उतनी ही भारी थी। मराठा प्रतिरोध समाप्त नहीं हुआ। पहाड़ों और किलों से होने वाले गुरिल्ला हमलों ने मुगल सेना को लगातार चुनौती दी। वर्षों तक चलने वाले इन अभियानों ने साम्राज्य के खजाने, सेना और प्रशासन पर गहरा दबाव डाला। वृद्ध होते औरंगजेब ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दक्कन के सैन्य शिविरों में बिताया। अपने अंतिम वर्षों में उसने कई पत्र लिखे, जिनमें जीवन की सत्ता की जिम्मेदारियों और अपने निर्णयों पर आत्मचिंतन दिखाई देता है। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर के निकट भिंगर में औरंगजेब का निधन हो गया। लगभग 49 वर्षों तक शासन करने वाले इस सम्राट का अंत किसी भव्य महल में नहीं, बल्कि एक साधारण सैन्य शिविर में हुआ। उसकी इच्छा के अनुसार उसे महाराष्ट्र के खुलादाबाद में एक साधारण कब्र में दफनाया गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का संघर्ष शुरू हुआ। आने वाले दशकों में मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती गई। इतिहासकार मानते हैं कि इसके पीछे कई कारण थे: लगातार युद्ध, प्रशासनिक चुनौतियां, आर्थिक दबाव और बदलती राजनीतिक परिस्थितियां। इसलिए पूरे परिवर्तन का कारण केवल किसी एक व्यक्ति या एक नीति को नहीं माना जाता। आज भी औरंगजेब भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित और विवादित शख्सियतों में गिना जाता है।